नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने आज शहरियत तरमीमी बिल को लेकर के जो आग लगी हुई है पूरे भारत में और बिलखुसूस आसाम में ना थमने वाला सिलसिला, बल्कि बहुत सारी वहाँ से ख़बरें आ रही हैं जबकि इंटरनेट बंद है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ कि किस तरह शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत हो रही है भारत में। उसके अलावा बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान भी अब खलीज पैदा होती जा रही है इस बिल के सामने आने के बाद, और बांग्लादेश ने साफ तौर पर यह वाज़ेह कर दिया है कि इससे दूरियां बढ़ेगी और हिंदुस्तान की शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह बीजेपी के सबसे ज़्यादा रुकने पार्लिमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म में मुलव्वस हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है ADR की, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखते हुए दुनिया की ज़हीन तरीन बच्ची की बात करूँगा जो इस वक्त यूनिवर्सिटी की तालीम तर्क कर चुका है, पूरी दुनिया में ज़हीन तरीन बच्चा माना जाता है। और उसके अलावा उम्रा करने वालों के लिए सऊदी अरब ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम को लाजिम कर दिया है। यह आज की ताज़ा तरीन खबर है। मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूर दूर तक अपने दोस्तों अहबाब तक और समूह तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के मिशन में शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम की, जहां शहरियत तरमीमी बिल को लेकर के पूरा आसाम इस वक्त आग के दहाने आ गया है। जी आसाम में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ जारी एहतिजाज और मुजाहरे को देखते हुए फौज ने कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किया है और हालात को कंट्रोल करने के लिए मरकजी हुकूमत ने 5000 से ज़ायद नीम फौजी दस्ते की जवानों की 24 टुकड़ियों को भेजने का फैसला किया है। इससे कबल बुध को मुजाहिरीन ने तकरीबन 6:15 बजे नाफिज कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की और डबरूगढ़ में वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल की रिहाइशगाह पर भी हमला किया। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की रिहाइशगाहों पर हमले किए और मिस्टर सोनोवाल की रिहाइशगाह पर पथराव भी किया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि मुजाहिरीन ने चबुआ और पन्नी टोला रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया और मुजाहिरीन की इंतहाई मुश्तिल हो जाने की वजह से डब्रूगढ़ गुवाहाटी में दरमियान ट्रैफिक को मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक गुवाहाटी के लचत नगर इलाके में पुलिस की फायरिंग में एक शख्स के जख्मी होने की खबर भी आ रही है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर जुमेरात की शाम 7 बजे तक इंटरनेट खिदमात बंद कर दी हैं। इस दरमियान में नरेंद्र मोदी आसाम के लोगों को काम रहने और इस बिल से किसी भी तरह के नुकसान ना होने की ट्वीट करने पर इस पर जो है चिटकी ली है तमाम लोगों ने और इसको रिट्वीट करते हुए कहा है कि एक तरफ पूरे आसाम में इंटरनेट को और सारे सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है और दूसरी जानिब जो है आसाम के नाम पर वहाँ के नौजवानों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि आखिर चाहते क्या हैं। एक किस्म की बेवकूफ़ी है कि आप एक तरफ इंटरनेट को जो है ब्लॉक कर दें और फिर ट्विटर में ट्वीट कर दें कि जो है सब खामोश रहें, कुछ होने वाला नहीं है। बैकअप नाज़रीन अब एक और इसके अलावा भी अगर बात करें तो जो है बांग्लादेश इस वक्त जो है मुश्ताइल नज़र आ रहा है तरमीमी बिल को जो है पास किए जाने पर। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा ये कि अब्दुल मोमिन ने अपना दौरे हिंद रद्द कर दिया है। 12 से 14 दिसंबर के दरमियान वो हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारे रियासती वज़ीर मेडर्ड में हैं, ख़ारिजा सेक्रेटरी हैग में हैं, इसलिए मैं बुद्धिजीवी देबुश में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने डायरेक्टर जनरल को प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भेज रहा हूँ। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा ए के अब्दुल मोमिन ने इसी वक्त में हिंदुस्तान का दौरा रद्द किया है जब मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। अब्दुल मोमिन खुद इस बिल को लेकर सख्त एतराज़ जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले साफ तौर पर कह दिया था कि जो है बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा था कि इससे हिंदुस्तान की तारीख़ी जमहूरी छवि कमज़ोर होगी। कल ही उनका बयान आया था। उन्होंने अपने मुल्क में मजहबी अक़लियतों पर जुल्म ढाए जाने के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि बहुत कम मुल्क हैं जहाँ बांग्लादेश की तरह फ़िरक़ावाराना खैर सगाली का माहौल है। अगर वो यानी कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कुछ महीनों के लिए बांग्लादेश में रहें तो उन्हें हमारे मुल्क में फ़िरक़ावाराना खैर सगाली का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि ऐवान में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेश
اور پاکستان سمیت کئی ایسے پڑوسی ممالک ہیں جہاں ہندوؤں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کو دھیان میں رکھ کر اس بل کو لایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے ہمیشہ کی اسی بیان کی تردید کی ہے۔ اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو قربتیں تھیں، یعنی کہ بنگلہ دیش ہندوستان کا سب سے قریبی پڑوسی ملک مانا جاتا ہے، اب اس بل سے محسوس ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس وقت بھارت سے دوریاں پیدا کرنے کے لیے درپے ہو چکا ہے، اور وزیر خارجہ نے پہلے قدم کے طور پر ہندوستان کا دورہ اس وقت معطل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پورے بھارت میں اس وقت احتجاجات جاری ہیں، اور دوسری طرف اس بل کو لے کر کے مختلف طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا آج، جبکہ وہاں پر مظاہرے جاری ہیں۔ اس درمیان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر کا تبادلہ کرنا یہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ یہ جو پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے جنرل آف ڈائریکٹر نہیں ہے، بلکہ یہ IPS آفیسر کا ہے جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، عبدالرحمان صاحب۔ انہوں نے بل شہری ترمیمی بل کے پاس ہونے پر اپنے عہدے سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ بہت ہی منصفانہ اور بہت ہی زیادہ مشہور افسر مانے جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ CAB اور NRC سے متعلق ممتا بنرجی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ 20 دسمبر کو اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کریں گے، اور وہاں سے عوام کو ہونے والی پریشانیوں کو ازالہ کس طرح کیا جائے اس پر یہ میٹنگ منعقد ہوگی۔ اس کے علاوہ آسام میں مظاہرین پر پولیس نے فائرنگ کر دی ہے، یہ خبر آپ لوگوں کو میں نے پہنچا چکا ہوں، اور کئی افراد زخمی ہو رہے ہیں، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یعنی کہ جو فوج وہاں سے لائے تھے یہاں سے کشمیر سے، وہ فوج اب آسام میں اس وقت لاگو کر دی گئی ہے۔ اس وقت مختلف تبصرہ کرنے والے تبصرے کر رہے ہیں کہ اس وقت آسام دوسرا کشمیر بننے والا ہے، یعنی کہ وہاں بھی ویسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جو کشمیر پہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فوجیوں کی اور پولیس کی زور و زبردستی یہاں کے لوگوں کے احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں پر غلام نبی آزاد نے کہا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن شمالی مشرق میں سب سے زیادہ حالت بدتر ہیں، اور لوگ اس بل کے خلاف پوری ریاست کو آگ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس فائرنگ کرتے ہوئے مظاہرین پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اس نے فائرنگ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ PM مودی کہ اس ٹویٹ پر جس ٹویٹ میں وہاں پر اس پر کانگریس نے چٹکی باندھی اور طنز کہا کہ مودی یہ بات بھول گئے کہ آسام میں انٹرنیٹ بند ہے، اور شاید اس وجہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آسام کے لوگ خاموش رہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا بل سے۔ اس کے علاوہ آسام میں پرتشدد مظاہروں کے سبب رنجی ٹرافی میچ کے بعد انڈین سپر لیگ بھی وہاں پر ملتوی کر دی گئی ہے، اور وہاں کے اس وقت ریلوے اڈوں پر اور وہاں کے ہوائی اڈوں پر اور تمام طرح کے علاقوں میں اس وقت خوف و ہراس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ اور پوری طرح سے سوشل میڈیا بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین یونین مسلم لیگ نے شہریت ترمیم بل کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے کی بات کی، بلکہ عرضی انہوں نے داخل کر دی ہے۔ جمعیت علماء ہند شہریت ترمیم بل 2019 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، اس طرح کا بھی بیان کر لیا گیا تھا، اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا ہے کہ وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس بل کو لے کر کے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف آج جھارکھنڈ میں تیسرے مرحلے کی ووٹنگ بھی جاری ہے۔ ناظرین اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ بیک ناظرین شہریت ترمیم بل کو لے کر کے اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگلے دنوں میں بھی نہ جانے کس طرح پورا بھارت اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور شہر ملکوں بلکہ ریاستوں میں اس کے خلاف آواز اٹھنے کی اور احتجاجات پرزور ہونے کے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ باقی ناظرین اس درمیان میں ایک آج تازہ رپورٹ یہ آتی ہے BJP لیڈران کو لے کر کے، اور وہ کیا ہے؟ خواتین کے خلاف جرائم کے معاملوں کا سامنا کر رہے رکن پارلیمان میں BJP میں سب سے زیادہ 21 ایسے MP ہیں جن پر خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد کانگریس کے 16 ایسے رکن پارلیمان کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہے کانگریس پارٹی، جس پر 16 رکن پارلیمان پر خواتین کے خلاف جرائم کے الزامات ہیں، اور YSR کانگریس پارٹی کے ساتھ 7 ایسے MP ہیں جن پر خواتین کے خلاف جرائم کا الزام لگا ہے، اور یہ لوگ سامنا کر رہے ہیں اس الزامات کا۔ تو اس طرح سے YSR پارٹی تیسرے نمبر پر، کانگریس دوسرے نمبر پر، اور BJP سب سے پہلے نمبر پر ہے، جس کے اراکین پارلیمنٹ کے اوپر خواتین کے خلاف جرائم کا الزام لگا ہے۔ اور یہ رپورٹ ہے ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز ADR کی یہ رپورٹ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق معاملوں کے سلسلے میں لوک سبھا میں جہاں 2009 میں
ऐसे 2 एमपी थे, वही 2019 में ऐसे एमपी की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि 3 ऐसे एमपी और 6 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने रेप से जुड़े मामले का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 5 सालों में अहम पार्टियों ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिन्होंने रेप से मुतालिक मामले का ऐलान किया था, यानी रेपिस्टों जिन पर रेप का इल्जाम लगा है, ऐसे लोग हमारे सर पर बैठ करके हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट की वजह से 41 उम्मीदवारों की टिकट दिया गया है जिन पर रेप के इल्जामात थे, और इस वक्त जो एमपी बने हैं वो जो है बीजेपी से 21, कांग्रेस से 16 और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से 7, जिन पर बाकायदा इल्जाम लगा चुका है, इल्जामात ये लोग झेल रहे हैं। अब इससे हटकर के न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने जो है खुफिया तौर पर इस तरह के मामले लोगों के सामने या अदालत के सामने या पुलिस थानों में तो दर्ज नहीं हुए, लेकिन न जाने कैसे ऐसे एमपी या ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडराने जिन पर लग चुके हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में बीजेपी ने खवातीन के खिलाफ जुर्म के मामलों से जूझ रहे 66 उम्मीदवारों को लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया है। कांग्रेस ने 46 ऐसे उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी ने 40 ऐसे उम्मीदवार उतारे। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने कहा है कि इसने मौजूदा वक्त में 759 एमपी और 4063 एमएलए के 4896 इंतखाबी हलफनामों में से 4822 का तज्ज़िया किया है, जिससे ये तादाद निकल करके आई है। नाज़रीन, वाकई ये बहुत ही गंभीर बात है कि जो है अवाम पर इस वक्त जो हुक्मरानी करते हैं या मेंबर पार्लियामेंट निकल करके चुन करके जाते हैं या अरकान असेंबली चुन करके जाते हैं, उनमें से अक्सरों की तादाद ऐसी है जो इस तरह के इल्ज़ामात यानी ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ामात जिन पर आयद है और वो उसका सामना कर रहे हैं। जो अफसोसनाक बात है, ये हमारा भारत है। बैकअप नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं हम दुनिया के ज़हन तरीन बच्चे का जिसने यूनिवर्सिटी तालीम तर्क कर दी है। जहाँ इस जो लोग सोशल मीडिया में रहते हैं या जो अखबारात को ख़बरों को छानते हैं, उन लोगों को ये बच्चा कोई नया नहीं है, जिसका नाम है लोरा। लोरा को दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा करार दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ तनाज़े के बाद उसका कम उम्र तरीन ग्रेजुएट बनने का ख्वाब पूरा होते होते रह गया है। लोरा की 10वीं सालगिरह 26 दिसंबर के रोज़ है, यानी इसी महीने 26 तारीख को, और वो 10 साल का होने वाला है और उसे इससे पहले ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेना था। यूं लोरा दुनिया का कम उम्र तरीन ग्रेजुएट भी बन जाता अगर इस तरह होता। ताहम पीर के रोज़ 9 दिसंबर को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने लोरा और उसके वालिदैन को बताया कि जामिया इस डेडलाइन तक तमाम इम्तिहानात नहीं ले सकती, यानी कि जो तारीख मुतय्यन की गई है उस तारीख तक, यानी ये चाह रहे थे कि 10 साल की उम्र कम उम्र में ही, यानी 10 साल मुकम्मल होने से पहले पहले वो ग्रेजुएट बन जाए, लेकिन इस तारीख के अंदर उनके सारे इम्तिहानात लेना जो है यूनिवर्सिटी के लिए मुमकिन नहीं है। इस तरह का जो ऐलान पहुंच चुका है उनके घर। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा बयान में लिखा गया, लोरा हद से ज़्यादा काबिल लड़का है और उसकी तालीम गैर मामूली रफ्तार से मुकम्मल हो रही है। ताहम लोरा की 26 दिसंबर के रोज़ 10वीं सालगिरह से कबल मज़ामीन और उनके इम्तिहानात की तादाद को देखते हुए यूनिवर्सिटी नहीं समझती कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। डिच यूनिवर्सिटी के मुताबिक लोरा के तमाम इम्तिहानात सन 2020 के वस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इसके बावजूद भी लोरा की डिग्री इंतहाई कम वक्त में मुकम्मल हो जाएगी। यानी 2020 में भी अगर मुकम्मल हो जाती है इसकी डिग्री, तब भी जो है ये दुनिया का ऐसा कम उम्र तरीन लड़का होगा जो सबसे पहले जो है अपनी डिग्री को मुकम्मल करेगा अपनी कम उम्री में। ताहम लोरा के वालिदैन यूनिवर्सिटी के नए टाइम टेबल को कबूल करने से इनकार करते हुए फौरी तौर पर डिच यूनिवर्सिटी में लोरा की पढ़ाई का सिलसिला खत्म कर देने का फैसला कर दिया। ज़हीन बच्चे के वालिद अलेक्जेंडर सेमो का कहना था, गुज़िश्ता हफ्ते तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक यूनिवर्सिटी ने 6 माह मुद्दत बढ़ा दी है। अलेक्जेंडर सेमो का यह भी कहना था कि ग्रेजुएशन की तारीख कभी भी वालिदैन के लिए मसला नहीं थी, लेकिन उन्हें यूँ महसूस हो रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यह इक़दाम लोरा के वालिदैन के उस फैसले के रद्द-ए-अमल में किया है कि ग्रेजुएशन के बाद लोरा अपनी मज़ीद पढ़ाई का सिलसिला किसी और यूनिवर्सिटी में जारी रखेगा। बहरहाल लोरा दूसरी यूनिवर्सिटी में जारी रखने की इस वजह से शायद जो है यूनिवर्सिटी उसका इम्तिहान क़ब्ल वक्त लेने से या कोई रुकावटें पैदा कर रही है, ये कहना है लोरा के वालिदैन का। बहरहाल नाज़रीन, इस बच्चे के सिलसिले में कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखनी थी, वो मैंने आपके सामने रखा, बल्कि ये रिपोर्ट बहुत लंबी है। नाज़रीन, अब चलते हैं हम सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने उम्रा अदा मुअतमिरीन के लिए एक नया कानून फिर कल से पास कर दिया है। वो है सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने बुध के रोज़ एक जामिया नौइयत के मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये प्रोग्राम ममलिकत के बैरून से आने वाले मुअतमिरीन के लिए, यानी कि जो सऊदी अरब से बाहर के होंगे।
सऊदी वजीर हज व उमरा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिनतन ने उनके मुताबिक बैरून से आने वाले मोतमिरीन खा वो मजाज एजेंट्स के जरिए आए या फिर वेबसाइट पोर्टल के जरिए, सबके लिए मज़कूरा मेडिकल इंश्योरेंस लाजिम है। डॉक्टर बंतन ने मजीद बताया कि इस इंश्योरेंस में तिब्बी निगहदाश्त, तिब्बी ट्रांसपोर्ट, हंगामी हालत, सफरी हादिसात, कुदरती आफात, सामान का गुम हो जाना, परवास में ताखीर और एयरपोर्ट पर क़याम वगैरह शामिल है। वज़ीर हज उमरा के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम उस अमल का हिस्सा है जिसका मकसद अल्लाह के मेहमानों को हर मुमकिन सहूलियात और आराम पहुंचाना है ताकि वो अपने मनासिक की अदायगी पूरी राहत और इत्मीनान के साथ कर सके। डॉक्टर बंतन ने वाज़ेह किया कि मोतमिरीन के लिए मुख्तस मेडिकल इंश्योरेंस मुनासिब फीस पर पेश की जाएगी, इसलिए कि ये प्रोग्राम ममलिकत में काम करने वाली तमाम इंश्योरेंस कंपनियों की इश्तराक से पेश किया जा रहा है। उम्रा ज़ायरीन को इंश्योरेंस के तहत 1 लाख सऊदी रियाल तक की हंगामी तिब्बी निगहदाश्त की सहूलत हासिल होगी कहना जा रहा है। बज़ाहिर ये तो कह रहे हैं कि मोतमिरीन के जो है आसानी की और सहूलत के लिए है, लेकिन आज़मीन उम्रा इन तमाम चीज़ों पर लगने वाले अलग अलग टैक्सेस और उम्रा के लिए बढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ों को देख करके ये बारहा महसूस किया जा रहा है कि सऊदी अरब अलग अलग नीयतों से आज़मीन हज उम्रा के साथ जो है उनके साथ कमाई करना चाहता है और एक इबादत को बाकायदा एक बिजनेस बना करके लोगों से इस्तेहसाल करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरब। अब महसूस यही हो रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी उसी का एक हिस्सा है। अब मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर जो है सऊदी हुकूमत आमिरी ने उम्रा व हज से जो है आज़मीन उम्रा व हज से जो है इस वक्त पैसा ऐंठने के चक्कर में है, यही महसूस किया जा रहा है इस नए प्रोग्राम से। वैकफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।